जिस कर्नाटक में विपक्ष अपनी एकता का दूसरी महाबैठक कर रहा है, इसी कर्नाटक के नतीजे कुछ दिनों पहले आने के बाद विपक्ष में उत्साह की लहर दौड़ी थी। कर्नाटक के नतीजों के बाद ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को अब लोकसभा चुनाव में भी हराने की संजीवनी मिल जाने का दावा किया। इसीलिए अब देश का राजनीतिक नक्शा हम आपको दिखाते हैं। 2014 से 2019 के बीच तक जो ताकत बीजेपी के साथ बढ़ती गई, क्या वो अब देश के सियासी नक्शे पर कमजोर हुई है? जो विपक्ष को लगता है कि अब उनके पास मौका है। दिसंबर 2014 में बीजेपी का शासन देश के 53% हिस्से और 40% आबादी वाले राज्यों में होता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों का शासन तब 47% इलाके और 60% आबादी पर रहता है। एक साल बाद 2015 तक स्थितियां बदलना शुरू होती है। बीजेपी का शासन देश के 60% इलाके और 41% आबादी तक पहुंचता है। अन्य दलों की सत्ता देश के राज्यों में थोड़ा घटती है। एक साल बाद 2016 के दिसंबर तक बीजेपी का विस्तार होता है। देश के 63% क्षेत्रफल और 43% आबादी से जुड़े राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बनती है। विपक्षी दल का शासन और सिकुड़ता है, आबादी में भी, क्षेत्रफल में भी। दिसंबर 2017 तक तो बीजेपी देश के 78% इलाके और करीब 69% आबादी के राज्यों में सत्ता हासिल कर चुकी थी। केवल 31% नागरिकों से जुड़े राज्यों में विपक्षी दल की सरकारें बचती हैं। पिछले 9-10 साल में बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, जब देश में सर्वाधिक सरकारें बीजेपी की रही। इसके बाद साल 2018 के दिसंबर तक बीजेपी का शासन घटता है। ये वो वक्त था जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल कर ली थी। दिसंबर 2019 तक बीजेपी भले दोबारा लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन राज्यों में सत्ता हाथ से घट रही थी। तभी तो बीजेपी का शासन 34% क्षेत्रफल और 44% आबादी पर रह गया। विपक्ष बढ़कर 66% क्षेत्रफल और 56% आबादी पर सरकार चलाने लगा। नवंबर 2020 तक देश में यह स्थिति बन जाती है कि आधी आबादी पर बीजेपी की सरकारें होती हैं, आधी आबादी पर विपक्ष के दूसरे दलों की सरकारें। मई 2021 का सियासी नक्शा भी देखिए। राजनीतिक जमीन में कोई बदलाव नहीं आया। आधे देश की आबादी के राज्यों पर बीजेपी का शासन, आधे पर गैर बीजेपी दलों का चलता है। अगस्त 2022 एक ऐसा समय देश में होता है जब क्षेत्रफल और आबादी दोनों के मामले में सब कुछ आधा आधा हो जाता है, यानी आधे पर बीजेपी की सरकारें, आधे पर विपक्षी दलों की सरकारें। दिसंबर 2022 से फिर कहानी घूमती। 1.5 साल के भीतर बीजेपी की सरकारों का दायरा थोड़ा कम होता है, विपक्ष का थोड़ा बढ़ता है। और अब मई 2023 में देश का राजनीतिक नक्शा देखिए, जहां देश के 43% क्षेत्रफल पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है, 57% पर गैर बीजेपी दलों की, 44% आबादी बीजेपी शासित सरकारों के अधीन है, जबकि 56% आबादी से जुड़े राज्यों में गैर बीजेपी दलों का शासन है। यानी राजनीतिक नक्शे पर भले बीजेपी का दायरा सिमटा हो, लेकिन अभी 4 राज्यों के चुनाव आने हैं। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ गंवाकर भी बीजेपी ने ही 2019 में सरकार बनाई और संयुक्त उम्मीदवार भी विपक्ष का आ जाए तो 2024 में कहानी सरल नहीं है। क्या विपक्ष के दिमाग में यह फॉर्मूला चल रहा कि जैसे 2014 में बीजेपी को 38.5% वोट मिला, लेकिन विरोध में 61.5% वोट गया, जैसे 2019 में बीजेपी को 45% वोट मिला, लेकिन 55% वोट विपक्ष में गया, तो अब 2024 में विपक्ष एकजुट होकर उम्मीदवार उतारे तो 55% वोट खुद हासिल करके बीजेपी को हराया जा सकता है। खुशी इस बात कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। लेकिन ये अंक गणित क्या इतना ही सरल होगा जितना बेंगलुरु पहुंचकर बैठक करना है? क्योंकि 2019 के नतीजों के आधार पर एक सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारकर भी वोट पा जाए?
तो भी बीजेपी 224 सीट जीत सकती है। वजह ये कि 2019 में बीजेपी ने 21 राज्यों में 224 सीटें 50% और इससे ज्यादा के वोट के अंतर से जीती। क्या इसीलिए बीजेपी देश भर में छोटे छोटे ऐसे दलों से गठबंधन करने में तेजी से जुटी दिखी, जिनके अपने हिस्से में एक मुश्त मजबूत वोट होते हैं, ताकि संयुक्त उम्मीदवार लाकर भी पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहे तो भी सत्ता बीजेपी के हाथ से न फिसले। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। ये पीडीए, ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, यह प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टी अलायंस है। ये सब लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए ये अलायंस में आते हैं और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए काम में जुटते हैं। ये हमको फर्क समझना चाहिए।